Hello everyone. So yesterday we have started with the Bose model of hydrogen atom. कल हमने Bose model of hydrogen atom स्टार्ट किया था और उसके कुछ जो बेसिक टर्म्स है वो भी हमने क्लियर किया था. उसको सिर्फ एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है. सो कल जो आपने जो टॉपिक कवर किया, ठीक है, क्या क्या टॉपिक थे वो हम एक बार देख लेते हैं. सबसे पहला टॉपिक क्या था, पहला जो पॉइंट था बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट पॉस्टुलेट था, वो जो फर्स्ट पॉस्टुलेट था वो हमें क्या बताता था कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर से रीड करके आपको समझा देती हूँ कि द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी, and this path are called as orbits. They are also called as energy state, and the electrons neither loses or gain energy, thus they do not fall in the nucleus. तो इस पॉइंट में बेसिकली क्या कहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज़ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, एंड दैट सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट, एनर्जी स्टेट, और हम उसको शेल्स भी कहते हैं. ठीक है, और वो मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से शेल्स होते हैं. 1 2 3 4 हम कैटेगराइज करते हैं, और उन शेल्स की कुछ होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है. जैसे हमारा जो फर्स्ट शेल होता है न्यूक्लियस से, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है 2, देन होता है 18, नेक्स्ट शेल की 8 होता है, देन होता है 18, देन 32. इस तरीके से जो होल्डिंग कैपेसिटी था वो मैंने आपको बता दिया था. ठीक है, और ये भी हमने एक बात सीखी थी कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्बिट्स में, तो वो ना ही एनर्जी को गेन करते हैं और ना ही एनर्जी को लूज़ करते हैं, जिस वजह से वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं. ठीक है, वो हर वक्त रिवॉल्व करते रहते हैं और वो अपनी एनर्जी स्टेट को चेंज मीन्स अपनी एनर्जी लेवल को जो कब चेंज करेंगे, वो कुछ सर्टन कंडीशंस पे चेंज करेंगे, ना तो वो अपने ऑर्बिट्स पे ही रिवॉल्व करते रहेंगे. ठीक है, और वो न्यूक्लियस में नहीं गिरते हैं, जो कि हमें रुदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते करते क्या करते हैं, गिर जाते हैं न्यूक्लियस में, बिकॉज वो स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे. बट बोस का जो मॉडल था वो बेसिकली स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए ही था. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, और उन्होंने और बहुत सारे बेसिक टर्म्स भी डिफाइन किए. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने कवर किया. सेकंड पॉस्टुलेट्स में उन्होंने क्या बताया था, सेकंड पॉस्टुलेट में उन्होंने ये बताया था कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना एनर्जी स्टेट कब चेंज करेगा, जब कोई आप उसमें क्या करोगे, एनर्जी प्रोवाइड करोगे. अगर आप एनर्जी देखो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो अगर आप एनर्जी वहाँ पे एनर्जी बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी अगर आप दे रहे हो, तो उस वक्त क्या होगा, वो जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और एक्साइटेड स्टेट से फिर से मेटा स्टेट एंड डाउन स्टेट में आ जाएगा. ठीक है, और इस तरीके से हमने देखा था कि रेडिएशंस को इमिट आउट करेगा. ओके, तो जब आप एडिशन को मीन्स वो एनर्जी को गेन करेगा और ट्रांजिशन करेगा, और हाइयर स्टेट से जब लोअर स्टेट में आएगा तब ये सारी चीज़ें होंगी. तो जब इस तरीके जब ट्रांजिशन होते हैं तब रेडिएशंस क्या होते हैं, एमिट आउट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं. ठीक है, और वो अपने एनर्जी स्टेट या अपने ऑर्बिट को कब चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, जब आप कोई एक्सटर्नल फैक्टर या कोई एनर्जी को आप प्रोवाइड कर रहे हो, एक्सटर्नल एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस एनर्जी को वो गेन करते हैं और वो अपने ऑर्बिट, वो अपने जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट से क्या करते हैं, हायर ऑर्बिट्स में जंप करते हैं. ठीक है, और फिर अपने हायर ऑर्बिट से फिर से वो क्या हो जाते हैं, मेटा स्टेट और ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, मतलब वो अपने एनर्जी लेवल, अपने ऑर्बिट्स को तभी चेंज करते हैं जब आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो. ठीक है, और फिर हमने ये देखा था, ये जो थर्ड पॉइंट था कि जो भी फ्रिक्वेंसी है, जो मतलब रेडिएशंस जो इमिट आउट हो रहे हैं, ट्रांजिशन जब हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है तो कुछ एनर्जी रेडिएशन जो है वो इमिट आउट करते हैं. ठीक है, आप इस तरीके, ये जो हमने डायग्राम में देखा कि ये रेडिएशन जो है वो इमिट आउट करते हैं, तो उन रेडिएशंस की कुछ फ्रिक्वेंसी होती है. ठीक है, और उस फ्रिक्वेंसी को आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ये हमने देखा था. ठीक है, तो द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस or emitted when transition occur between two stationary states, ठीक है,
तो दो स्टेशनरी स्टेट्स के बीच में जब इस तरीके का जब ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट को मीन्स एनर्जी को गेन करके जब हायर स्टेट में जाते हैं, तो इस तरीके के जब ये इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी को गेन करके अपने ग्राउंड स्टेट को मीन्स छोड़ के आगे एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है और फिर वो वापस से मेटा स्टेट में आता है और फिर ग्राउंड स्टेट में आता है। तो इस तरीके से जो ये जो हो रही है, ठीक है, ये प्रक्रिया जो हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ योर ट्रांजिशन। तो ये ट्रांजिशन जो होता है उसका हम ये जो रेडिएशंस जो निकल रहे हैं उन रेडिएशंस की फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा ई डिवाइड बाई एच दिया है। डेल्टा ई मतलब चेंज इन द एनर्जी स्टेट, वहाँ पे एनर्जी स्टेट में देखो चेंज हो रहा है, इसलिए डेल्टा ई, ठीक है। डेल्टा हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है। तो रेडिएशंस कब निकलते हैं, जब वो हाईएस्ट स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहे हैं। देखो हाईएस्ट स्टेट से, ये हायर एक्साइटेड स्टेट था, एक्साइटेड स्टेट से जब वो लोअर स्टेट में आते हैं तब वो रेडिएशन से मिट आउट करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, E2 माइनस E1 डिवाइड बाई एच। और ये एच जो है वो आपको पहले से पता है कि वो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 6.626 इंटू 10⁻⁻26 जूल। ये वैल्यू है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ जो E1 और E2 है वो मैंने आपको बता दिया कि वो क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी स्टेट्स हैं। ये आपका हायर होता है, E2 आपका हायर एनर्जी स्टेट होता है और E1 जो है वो आपका लोअर एनर्जी स्टेट होता है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो एक पॉइंट दिया है दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से ऑर्बिट्स पे घूमते रहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि कुछ रेडियस होते हैं, वो जो ऑर्बिट्स हैं उनकी रेडियस होती है, ठीक है। और वो इस तरीके से अगर सर्कुलर मीन्स इस तरीके से अगर वो घूमेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली मोमेंटम विल बी जनरेटेड। और अगर ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेंगे तो देयर विल बी एन एंगुलर मोमेंटम। आपने मोमेंटम फिजिक्स में पढ़ा होगा। और अगर इस तरीके से अगर सर्कुलर मोशन होता है तो इन दैट एंगुलर मोमेंटम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे एक टेंजेंट फॉर्म होगा। ये रेडियस हो गया आपका, ये इलेक्ट्रॉन है, वो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इस तरीके से वी कैन से वो मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से वेलोसिटी, तो वी कैन से यहाँ पे टेंजेंट फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, MEVR। ये ME क्या है, दैट इज़ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ओके। MEV इज़ द वेलोसिटी एंड R इज़ द रेडियस, इज इक्वल्स टू NH डिवाइड बाई 2 N मीन्स द नंबर ऑफ शेल, वो कौन से शेल में है। अगर पहले शेल में है तो पहला, दूसरे में है तो सेकेंड, थर्ड में है तो थर्ड। इस तरीके से आपको N टाइम्स मीन्स उस शेल का नाम, शेल लिखना है आपको, ठीक है, कौन से ऑर्बिट में है। तो यहाँ पे N इज इक्वल्स टू 1 2 3, इट कैन बी इंटीग्रल, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से शेल में है, ऑर्बिट में है, वो आपको यहाँ लिखना है। H इज़ द प्लैंक कांस्टेंट एंड 2 ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूला को यूज़ करके उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम और आगे देखते हैं, दैट इज़ द अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम जो बोर्स ने जो अपनी थ्योरी में कुछ चीज़ों न्यू टर्म्स को डिफ़ाइन किया वो हम देखते हैं, ठीक है। क्या क्या उन्होंने अपने डिस्कवरी में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया, क्या क्या न्यू टर्म्स बताए। सो पहला जो टर्म था दैट वाज स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल, दे आर नंबर्ड एज N1 2 3 4, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो, यह हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और इस तरीके से ये हमने कल ही डिस्कस किया था कि इस तरीके से शेल्स होते हैं, ठीक है। इन शेल्स को हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, फिर आप एनर्जी स्टेट भी कह सकते हो, शेल्स भी कह सकते हो और स्टेशनरी स्टेट भी कह सकते हो, स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। तो इन स्टेशनरी स्टेट को क्या किया, नंबरिंग किया इस तरीके से, N इज इक्वल्स टू 1, N इज इक्वल्स टू 2, N इज इक्वल्स टू 3 4, ठीक है। और इनको हमने क्या नाम दिया, बोर्स ने एक नाम दिया, दैट इज़ योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो कभी भी स्टेशनरी स्टेट, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द शेल स्टेट ऑर्बिट, ठीक है, तो इनको स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं हम
और इसको हम बेसिकली हमने एक टर्म दिया दैट इज़ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हम कभी भी अब जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहेंगे इसका मतलब कि हम इलेक्ट्रॉन के एनर्जी दैट स्टेशनरी स्टेट की बात कर रहे हैं, ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी स्टेट की बात कर रहे हैं। समझ में आया? ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ? ओके। जो नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने क्या बताया कि जो रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट, मतलब इन जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं उन स्टेशनरी स्टेट्स के आप रेडियस को भी क्या कर सकते हो, ये जो देखो ये इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसके रेडियस को भी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब इस तरीके से आप इनके रेडियाई को भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? दैट इज़ आर एन, देखो यहाँ पे ये विजिबल नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। आर एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए नॉट, ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी रेडियस मीन्स स्टेशनरी स्टेट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। ओके। तो आर एन इज द मीन्स कौन सा ऑर्बिट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट एनर्जी स्टेट स्टेशनरी स्टेट के लिए निकाल रहे हो, ठीक है, ये सारे टर्म्स अब सेम है। मतलब मैं अगर स्टेशनरी स्टेट बोलूँ, चाहे वो एनर्जी स्टेट बोलूँ, चाहे मैं ऑर्बिट बोलूँ, चाहे मैं शेल्स बोलूँ, सब सेम है, ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, वो सब सेम है। अब देखो यहाँ पे आर एन मतलब एन यहाँ पे ये हुआ कि आप कौन से शेल निकाल रहे हो, ठीक है, कौन से शेल का रेडियस निकाल रहे हो। अब आप फॉर एग्जांपल आप सेकेंड शेल का निकाल रहे हो तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे इस तरीके से आप लिखोगे। देखो अगर आप यहाँ पे ये फॉर्मूला है आर एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए नॉट, ठीक है। और ए नॉट जो है, ए नॉट की एक फिक्स्ड वैल्यू है दैट इज़ 52.9 pm, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और आप इस फॉर्मूला के थ्रू, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्टेशनरी स्टेट है, लाइक ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये आपका इस तरीके से ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारे शेल्स हो जाते हैं। तो किसी भी शेल के क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हो थ्रू दिस फॉर्मूला। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप R1 का निकाल रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे आप फर्स्ट शेल के रेडियस को निकाल रहे हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एन स्क्वायर ए नॉट दिया है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट शेल ना, तो 1 स्क्वायर फर्स्ट शेल का निकाल रहे हो रेडियस, और ए नॉट की वैल्यू क्या है 52.9 pm, इस तरीके से। तो आपका फर्स्ट वैल्यू जो है वो 52.9, इस तरीके से आपका ये आपका क्या मिल गया, रेडियस मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से आप R2 भी निकाल सकते हो। R2 कैसे होगा, दैट विल बी योर 2 स्क्वायर इंटू 52.9 pm, ठीक है। सो ये आप ये क्या करोगे, यहाँ पे 4 से इंटू करोगे 52.9 तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्टेशनरी स्टेट का रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो एक बार आप कैलकुलेट कर लेना। तो अगर आप यहाँ पे रेडियस निकाल रहे हो, ठीक है, कौन सा, सेकंड, इस तरीके से सेकंड ऑर्बिट का अगर आप रेडियस निकाल रहे हो तो क्या होगा, दैट विल बी योर एन स्क्वायर ए नॉट, हम यही फॉर्मूला लगा रहे हैं तो दैट यहाँ पे हम सेकेंड ऑर्बिट का निकाल रहे हैं, दैट इज़ 2 का स्क्वायर इंटू 52.9 पिकोमीटर। और आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये इस तरीके से 211.6 पिकोमीटर आएगा, ठीक है। आप एक बार कैलकुलेट करें ना। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एन टर्म्स में कोई किसी भी स्टेशनरी स्टेट के रेडियस को आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और भी कुछ बेसिक टर्म्स हैं, 2-3 टर्म्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी, ठीक है। और भी हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू।